हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो कल हम लोग देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 पिछला वीडियो में कवर किए थे और उसमें हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था सर? नंबर 1, AS20 उन कंपनीज पे लगेगा जो जिनके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड है या जिनके पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स मतलब अभी इशू नहीं हुआ है बट वो उसका लिस्टिंग ऑलरेडी हो रखा है, मतलब एग्रीमेंट हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज। तीसरा, अगर कोई कंपनी अदरवाइज ईपीएस डिस्क्लोज करती है अंडर एनी रेगुलेशन या वॉल्यूंटरी। उसके बाद जो ईपीएस है, अर्निंग्स पर शेयर, दैट वी विल डिस्क्लोज ऑन द फेस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्क्लोज की जगह प्रेजेंट वर्ड लिखा है, तो उसको हम पीएनएल के फेस पर प्रेजेंट करेंगे। यानी जो पीएनएल स्टेटमेंट बनेगा, लाइक सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड सो ऑन ना, तो लास्ट में जब प्रॉफिट आ जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे ईपीएस। उसी में अर्निंग्स पर शेयर, बेसिक और डाइल्यूटेड, बोथ ईपीएस आर टू बी डिस्क्लोज्ड। इवन इन केस ऑफ लॉस वी आर सपोज टू रिपोर्ट नेगेटिव ईपीएस, वो भी हमको डिस्क्लोज करना है। अब देखिए जो अर्निंग्स हैं, यानी जो फार्मूले में आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो उसमें आपको प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड लेना है, यानी इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इंक्लूडिंग प्रायर पीरियड, वो सभी प्रॉफिट लॉस का पार्ट है। आफ्टर एवरी एक्सपेंस including every income which has been recorded during the period. Okay. उसके बाद क्या करेंगे अपन सर? प्रिफरेंस डिविडेंड। अगर क्यूमुलेटिव प्रिफरेंस शेयर्स है तो जो प्रिफरेंस डिविडेंड है फॉर द ईयर वो डिडक्ट होगा, भले ही प्रोवाइड हुआ हो या ना हुआ। लॉस के केस में नहीं प्रोवाइड हुआ बट आप उसको ऐड कर लोगे सर, लॉस है तो डिविडेंड और ऐड हो जाएगा ना। और अगर मान लो प्रॉफिट है बट पिछले कुछ 2-3 साल का लॉस था, इस साल सपोज हमने 3 साल का डिविडेंड दिया, क्यूमुलेटिव है, तो आप एक ही साल का लेस करोगे। ओके, नॉन क्यूमुलेटिव में वी हैव टू डिडक्ट प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, अगर प्रोवाइड हुआ है तो, नहीं तो नहीं करना है सर। उसके बाद जब हम पर शेयर लेंगे, यानी कि जो फार्मूले में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड, तो टाइम के आधार पर वेटेड एवरेज लेंगे। तो अब ये देखो कितने शेयर आउटस्टैंडिंग है और वो कितना पीरियड रहे, मल्टीप्लाई करो, टोटल पीरियड से डिवाइड करो, जो कि नॉर्मली 12 महीने होगा, यू विल गेट योर वेटेड एवरेज। उसके बाद देखिए फिर हमने पढ़ा कि किस डेट पर, कौन सी डेट से अपन शेयर्स को कंसिडर करेंगे। तो अगर बेटा कैश मिली है तो जिस दिन हमको कैश रिसीव हुई है, उसके बाद अगर कोई शेयर कन्वर्जन में इशू हुए तो जिस दिन कन्वर्जन हुआ है, अगर कोई शेयर लाइबिलिटी के सेटलमेंट में इशू हुए तो जिस दिन लाइबिलिटी सेटल हुई है, सर्विसेज के बदले में इशू हुए हैं तो जिस दिन सर्विसेज रेंडर हुई है, और अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ बिजनेस परचेज। और बेटा अगर मर्जर वाला अमलगामेशन में शेयर इशू हुए हैं तो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे सर पीएनएल भी मर्ज होगा, उसका भी पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट होगा। पार्टली पेड शेयर्स को फ्रैक्शन ट्रीट करेंगे, पार्ट मानेंगे उसका। और अगर नॉमिनल वैल्यू डिफरेंट है तो सेम नॉमिनल वैल्यू में बना लेंगे, इक्विवेलेंट कर लेंगे बेटा। चलिए, तो मैं समझता हूं कि इतना स्टोरी क्लियर है। आगे बढ़े सर। बेसिक ईपीएस में अभी एक बात और रह गई, वो क्या रह गया सर? बेटा वो ये रह गया कि देखो जब आप वेटेड एवरेज कर रहे हो तो
आप उसको नॉर्मली डेट ऑफ इशू से ले रहे हो. शेयर्स आर कंसिडर्ड फ्रॉम डेट ऑफ इशू. जिस दिन वो इशू हुआ है उस दिन के डेट से ले रहे हैं, है ना. एक मर्जर में हमने इशू हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर किया हो, बट हम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से ले रहे हैं. लेकिन इसमें आज आप ये समझिए कि शेयर्स इशूड विदाउट कंसिडरेशन. सर ये क्या है? सर ये है कि जहां पे चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स हो रहा है बट कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन एसेट या लाइबिलिटी नहीं हो रहा है. माने सिर्फ शेयर होल्डर फंड में चेंज हो रहा है. देखो बैलेंस शीट बनाओगे, शेयर होल्डर फंड, उसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, लाइबिलिटीज, एसेट्स. तो आपने कैश में इशू किया, आपका एसेट बढ़ेगा. आपने सर्विसेज के बदले में किया तो यू गॉट सम कंसिडरेशन तो है ना. आपने लाइबिलिटी का सेटलमेंट करा, आपका लाइबिलिटी रिड्यूस होगा. बट अगर सिर्फ शेयर होल्डर फंड में चेंज हो रहा है तो उसको देखिए, उसको बोल रहे हैं शेयर इशूड विदाउट कंसिडरेशन. सर इसी बात को मैंने कहा चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स. मेरा नंबर ऑफ शेयर चेंज हो रहा है विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेस. यानी एसेट और लाइबिलिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो केवल नंबर ऑफ शेयर में चेंज हो रहा है. सर ये बात और ये बात एक ही है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये टर्म यूज कर रहा है, मैंने इसको समझाने को लिखा है. बेटा इस केस में देखो क्या करना है. सर इस केस में सच शेयर्स आर टू बी कंसिडर्ड फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ अर्लीएस्ट पीरियड रिपोर्टेड. EPS of earlier years shall be restated. सर ये दो बातें देखिए, इसमें बोनस शेयर्स हो सकते हैं, इसमें शेयर स्प्लिट हो सकता है, इसमें शेयर रिवर्स स्प्लिट या रिवर्स स्प्लिट को आप बोलोगे कंसोलिडेशन हो सकता है. और क्या था बेटा? सर इसमें बोनस एलिमेंट इन राइट इशू हो सकता है. सो लेट मी एक्सप्लेन. मैं बताता हूं क्या हुआ. देखिए ध्यान से समझिए. सर हम कहते हैं कि हमारा जो नंबर ऑफ शेयर है उसमें चेंज हो गया, लेकिन हमारे रिसोर्सेज में यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज नहीं हुआ. यानी जो चेंज है वो सिर्फ शेयर होल्डर फंड के अंदर है. डेबिट भी वही है, क्रेडिट भी वही है. यानी विदाउट कंसिडरेशन शेयर इशू हुआ है. तो देखिए कंपेरेबिलिटी खत्म हो गई. क्या मतलब सर? मतलब बेटा ये है कि जैसे सपोज करो एक कंपनी का ये बैलेंस शीट है. मैं बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में देखो बना रहा हूं, बुरा नहीं मानिएगा. और इसके पास मान लो जो शेयर्स है वो 1,00,100 रुपीज ईच, 1 करोड़. रिजर्व एंड सरप्लस में भी पड़ा हुआ है 5 करोड़ और नेट एसेट है 6 करोड़. सही? सर बैलेंस शीट वर्टिकल बनेगी आई नो, बट समझने को ऐसे. अब कंपनी ने क्या करा, 1:1 बोनस दे दी. अभी ईपीएस मान लो नेट प्रॉफिट जो था
1 करोड़ शेयर है, मान लो 5 करोड़ का था, 5 नहीं मानो चलो से 6 करोड़। तो आप देखो ईपीएस जो आया बेटा वो 6 रुपये आया, नेट प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। अब कंपनी ने 1:1 बोनस दे दिया। 1:1 बोनस मतलब इसमें से पैसा कम हुआ, इसमें प्लस हो गया, तो ये 4 हो गया बेटा, ये 2 हो गया, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख हो गए। जबकि कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेस कोई नहीं हुआ, नंबर ऑफ शेयर में चेंज हुआ विदाउट एनी करस्पॉन्डिंग चेंज इन एसेट्स और लाइबिलिटी। ये एसेट माइनस लाइबिलिटी का फिगर है। अब देखो, अब जब ईपीएस निकाल रहा हूं मैं, सेम फिगर है 6 डिवाइड बाई 2, तो जब लाख में था तो ये मतलब इसको भी लैक्स में कर लेते, तो बेटा ये हो जाएगा 2 3 रुपए हो गए। सर देखो, जबकि कोई चेंज नहीं हुआ, तो इन्होंने कहा कि भैया देखो, अगर आप ये सब काम किए हो, कौन कौन से बेटा उधर लिखे, आपने बोनस शेयर इशू किए, आपने रिवर्स स्प्लिट कर दिया या स्प्लिट कर दिया, ठीक है सर। स्प्लिट क्या होता है? शेयर्स को सब डिवाइड कर देना, और एक शेयर हमने मान लो 100 रुपए का था, उसको 10 रुपए के 10 में बांट दिया। रिवर्स स्प्लिट में 10 रुपए का हमने 100 रुपए कर दिया, कंसोलिडेशन भी कहते हैं। और राइट इशू आगे बताता हूं मैं आपको। राइट इशू क्योंकि फेयर वैल्यू से कम पर होता है, तो उसमें बोनस एलिमेंट आ जाता है। तो देखिए, जहां पे ये सिचुएशन है, यानी बोनस है, स्प्लिट है, रिवर्स स्प्लिट है या राइट है, राइट में पूरा नहीं, बोनस एलिमेंट ओनली, वो बताता हूं, अभी बता रहा हूं ना बच्चों। इन दैट केस ऐसे शेयर्स को जो चेंज होगा वो हम कब से मानेंगे सर? वो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्लीएस्ट पीरियड रिपोर्टेड। सपोज आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, फाइनेंशियल ईयर 2023 है। अब जब इस साल का बैलेंस शीट P&L बनाओगे, ठीक है, तो बेटा फाइनेंशियल ईयर 21-22 का भी फिगर रिपोर्ट करोगे। आपको पता है कंपनी के केस में करंट ईयर का फिगर भी देते हैं और पिछले साल का भी देते हैं। तो अब जब मैं दोनों साल का फिगर रिपोर्ट करूंगा, तो ईपीएस जब मैं बताऊंगा, ईपीएस बेसिक भी बताऊंगा और डाइल्यूटेड भी बताऊंगा, इस साल का और पिछले साल का। तो जो बोनस शेयर है या स्प्लिट है या रिवर्स स्प्लिट है या राइट इशू में बोनस एलिमेंट है, वो मैं अर्लीएस्ट पीरियड की बिगिनिंग से कंसीडर करूंगा सर। यानी अर्लीएस्ट पीरियड में सपोज 2 ही साल का, ये करंट ईयर है, ये प्रीवियस, ये तो करना ही पड़ेगा, तो मैं इसको 1/4/21 सर, दिस इज अर्लीएस्ट पीरियड रिपोर्टेड। मान लो कंपनी 1 साल का और बना रही है, वो 3 साल का दे रही है कंपैरेटिव, तो फिर और 1 साल पीछे चला जाऊंगा। अर्लीएस्ट रिपोर्टेड जो भी है उसकी बिगनिंग, मतलब हम ये मानेंगे कि ये वाले बोनस शेयर्स बिल्कुल शुरू से थे सर। ये ड्यूरिंग द ईयर किस डेट पर इशू हुए सर? एक्चुअल डेट ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस इज इररिलेवेंट, देखना ही नहीं है भैया। ड्यूरिंग द ईयर, सपोज लास्ट डे ऑफ द ईयर 31 मार्च 23 को मैंने ये इशू कर दिए। कब कर दिए? 31 मार्च 23 को। लेकिन बच्चों, आई विल कंसिडर देम फ्रॉम 1/4/21, पीछे से लूंगा। कब से? बिल्कुल शुरू से, एकदम शुरू सर, बिल्कुल ही उसको हम बिगनिंग से लेंगे और जितना भी बिगनिंग पॉसिबल है उतने से लेंगे। 1 साल 2 साल डेट देखना ही नहीं। अब पिछले साल का जो ईपीएस था, जब पिछले साल बैलेंस शीट बनाई थी तब तो बोनस था ही नहीं, तो वो अलग शेयर पे लिखा हुआ है। अब इस साल जब बना रहा हूं तो मैं उसको अलग फिगर पे रिपोर्ट कर रहा हूं, तो पिछले साल का भी रीस्टेट होगा। रीस्टेट माने उसको दोबारा से कैलकुलेट करा जाएगा
और वो फिगर हम लोग रिपीट करेंगे बच्चों, उसको हम दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, रीस्टेट। फिर समझिए, देखिए वेटेड एवरेज में जब हम कर रहे हैं तो शेयर उस दिन से ले रहे हैं जिस दिन एक्चुअली वो इशू हो रहा है, ठीक है। कैश जिस दिन मिला, लाइबिलिटी जिस दिन सेटल हुई, जिस दिन डिवेंचर प्रेफरेंस शेयर्स का बेटा कन्वर्जन हुआ, जिस दिन सर्विसेज रेंडर हुई, जिस दिन बिजनेस अक्वायर हुआ। हाँ, मर्जर में फर्स्ट डे ऑफ द ईयर लिया, अगर ये मर्जर होता ना तो करंट ईयर का फर्स्ट डे से लेता, ये नहीं करता। लेकिन इस 4 केस में बोनस स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, बोनस एलिमेंट इन राइट इशू, इन 4 केसेस में हम उसको इस पीरियड के बिगिनिंग से लेंगे। बिल्कुल ये मानेंगे कि ये शेयर बिल्कुल शुरू में इशू हो गए थे, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्लीस्ट पीरियड। इवन जो पिछले साल का ईपीएस हमने लास्ट ईयर जो बताया था, अब वो रीस्टेट होगा, वो दोबारा कैलकुलेट होगा। एक्चुअल डेट इररेलेवेंट है, और बेटा ये 4 केसेस में ये नियम लगाना है। तो देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें होती तो नहीं है बच्चों। बोनस एलिमेंट इन राइट इशू में जरा सी प्रॉब्लम आती है, बट बाकी का नॉर्मली हम लोग कर लेते हैं, दिक्कत नहीं आती। आइए तो देखिए एक बार असाइनमेंट देखिए क्या लिखा है हमने। तो हेडिंग डाला बेटा बोनस इशू, स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट, 3 चीजें लिखी है, बोनस, स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट। सर these share are issued to shareholder without consideration, ये विदाउट कंसिडरेशन है भाई, इसका ना तो कुछ मिलता है ना वो। तो फॉर द पर्पज ऑफ ईपीएस बोनस शेयर्स आर डीम्ड टू बी इशूड सिंस बिगिनिंग ऑफ लास्ट रिपोर्टेड पीरियड। तो इसको जो लास्ट पीरियड अर्लीस्ट है उसका बिगिनिंग से लेंगे, और जो प्रीवियस ईयर का ईपीएस होगा ना बच्चों, दैट विल आल्सो बी रीस्टेटेड। अब देखिए क्वेश्चन 4, इससे समझ आएगा। कहते कंप्यूट एडजस्टेड ईपीएस, बेसिक ईपीएस फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट 10-11 का दिया 11.40, और नेट प्रॉफिट बेटा 11-12 का दिया है 22.50। देखिए नेट प्रॉफिट का मतलब ही होता है इक्विटी के लिए, अगर प्रेफरेंस नहीं है तो। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग अंटिल 31 December 11, नंबर ऑफ शेयर्स टिल 31 December 11, यानी इस पूरे साल, और इसमें भी 31 दिसंबर तक। और बच्चों 5 लाख कह रहे हैं, फिर बोलते हैं हमने 1 जनवरी को, 1 जनवरी 12, ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट डे, बोनस शेयर्स दे दिए 1:1 के रेशियो। बोनस शेयर्स आर अलॉटेड आउट ऑफ रिजर्व्स। तो जो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है हम उसमें से बोनस देते हैं। These shares are issued without any consideration, उसके लिए कोई शेयर होल्डर से पैसा वैसा नहीं लिया जाता है, और वो फ्री दिए जाते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर, बोनस टू शेयर होल्डर डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसा करते थे। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर तो बदल गया, लेकिन करस्पॉन्डिंग चेंज इन एसेट्स या लाइबिलिटी नहीं। तो इसको हमने क्या करना है, देखिए इशू तो इस डेट को किया है, बट वी शैल कंसीडर दिस डेट एज बिगिनिंग ऑफ दिस डेट, अर्लीस्ट पीरियड का भी, यानी हम इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों, 1/4/2010। सर ये
एएस की और बात भी ठीक है, देखो क्योंकि कंपेरेबिलिटी नहीं आती है, वी हैव टू टेक केयर दैट आवर फिगर्स आर कंपेरेबल, है ना. सो व्हाट टू डू, सी नंबर ऑफ शेयर 5 लाख. अब देखो मेरी बात समझो, जब हमने फाइनेंशियल ईयर 10-11 रिपोर्ट किया होगा, बेसिक ईपीएस ही निकाल रहे थे हम, तो आर प्रॉफिट वाज 1140, नंबर ऑफ शेयर वाज 5 लाख. जब लास्ट ईयर का P&L बना होगा ना बेटा, तो हमने ये फिगर्स रिपोर्ट किए होंगे, एंड दैट इज 2.28. बराबर है सब, ठीक लगता है. क्योंकि देखो ये जो बोनस इशू हुआ ना, ये हुआ तो 1 जनवरी 12 को है, इसके बीच में 9 मंथ्स के बाद बोली. तो जब ये वाला पीरियड हमने रिपोर्ट किया था 10-11, तो उस समय तो बोनस था ही नहीं. हमें क्या मालूम कि हम और बाद में बोनस करेंगे. अब जब हमने फाइनेंशियल ईयर 11-12 में रिपोर्टिंग करी होगी, इस साल का जब P&L बनाएंगे, तो देखो पहले हम करंट ईयर का बेसिक ईपीएस निकाल रहे हो, तो बेटा करंट ईयर का प्रॉफिट 2250, और नंबर ऑफ शेयर देखिए 5 लाख था पहले हमारा, बोनस 1:1 हुआ, तो 5 + 5 10 हो गया, नया नंबर हो गया 10. अब ये 5 लाख कितना समय लोगे सर? 12 महीने. और जो बोनस में इशू किया बेटा 5 और, उसका कितना लोगे सर? वो भी 12 महीने, बिकॉज अर्लीस्ट पीरियड सर ये डेट इसका ये माना जाएगा. तो इसका वेटेड एवरेज में कोई ऐसा वो नहीं है, ये तो शुरू से चला गया ना, तो फुल पीरियड हो गया, यानी कि ये 10 हो गया. तो आई विल कैलकुलेट द ईपीएस ऑन 10 lakhs 2.25. और देखिए जो लास्ट ईयर का ईपीएस था वो क्या करेंगे? रिकैलकुलेट, रीस्टेटेड बोल रहे हैं, रिकैलकुलेट. क्यों सर? बिकॉज ना लास्ट ईयर 1140 था, बट दैट वाज कैलकुलेटेड ऑन 5 लाख, बट दीज शेयर्स विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉम बिगिनिंग 1/4/10. इसका भी 10, तो ये भी 10 हो जाएगा बच्चों. और ये जब 10 कर देंगे तो देखो इट इज नाउ 1.14. तो ये पिछले साल हमने रिपोर्ट किया. अब इस साल जब हम पिछले साल का रिपोर्ट कर रहे हैं, तो रीस्टेट कर रहे हैं, रिकैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू नंबर ऑफ शेयर, दैट इज रीस्टेटमेंट. तो सर देखो 4 चीजें, बोनस, स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट, बोनस एलिमेंट इन राइट इशू. इन 4 केसेस में 2 काम करने हैं. 1, यू हैव टू कंसिडर दिस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अर्लीस्ट पीरियड रिपोर्टेड. सो इसका भी बिगिनिंग से, सो ये पूरा शेयर शुरू से 5 + 5 10 हो गया शुरू से, तो वेटेड एवरेज तो 10 हो गया बच्चों. अब लास्ट ईयर जब निकाला था तो 5 पे निकाला था, लेकिन करंट ईयर में जब लास्ट ईयर का दोबारा निकाला तो 10 पे. दिस इज कॉल्ड रीस्टेटमेंट, दोबारा से कैलकुलेट करना. और देखो बेटा ये प्रॉफिट देख रहे हो बढ़ रहा है, यानी ईपीएस भी मतलब लगभग डबल हो रहा है. सर ये पिछले साल का प्रॉफिट है, ये साल का लगभग डबल हो रहा है. नाउ इफ यू कंपेयर दिस कि भाई लास्ट ईयर ईपीएस ये था, इस साल ये है, ऐसा लग रहा है कम हो गया. कम नहीं हुआ भाई, बोनस दे दिया. तो क्या करेंगे लास्ट, अब देखो ये लास्ट ईयर का ही करंट ईयर लग रहा है डबल हो गया. सर शेयर होल्डर को प्रॉपर रिपोर्टिंग होना चाहिए, सो इट इज टू बी रीस्टेटेड. ओके, अब देखिए बोनस में आप कर लोगे सर, ये ट्रीटमेंट है. स्प्लिट में भी यही करना है, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, बढ़े हुए पे करेंगे. रिवर्स स्प्लिट में कम हो जाएगा तो हम कम वाले पर करेंगे, तो हम उस पर कम वाले पे करेंगे. तो ये हमारा हो गया. अब आप कहोगे कि सर आप तो 4 चीजें लिख रहे हो बोर्ड पे और असाइनमेंट में 3 लिखे हैं. अरे बेटा राइट इशू को सेपरेटली समझाया है. देखो एक बात बताओ, अगर शेयर इशूड फॉर कैश है तो आप उसे वेटेड एवरेज में किस डे से लेंगे? आंसर है सर
फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश. अब अगर बेटा शेयर इशूड एज बोनस शेयर्स, आप कब से लेंगे सर? वेरी बिगनिंग. उसको हम तब से लेंगे जो भी अर्लीएस्ट है. करेक्ट? इतना क्लियर है ना? अब अगर एक इश्यू में दोनों चीजें आ जाएं तो उसको कहते हैं राइट इश्यू. हाँ सर, दैट इज वाई ये सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है. देखिए राइट इश्यू, जैसा कि आपको मालूम है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक अधिकार देती है दैट दे कैन परचेज शेयर्स. वो खरीद सकते हैं. कंपनीज एक्ट भी कहता है कि व्हेन एवर ए कंपनी इज इशूइंग न्यू शेयर, ठीक है, तो फर्स्टली जो राइट टू सब्सक्राइब है वो शेयर होल्डर्स के पास है, देन पब्लिक को बिकेगा. राइट इशू कहलाता है. अब नॉर्मली व्हाट हैपन्स, मान लो एक कंपनी है से एक्स लिमिटेड, उसका जो शेयर है से उसका मार्केट प्राइस बेटा 25 रुपए, ठीक है. अब कंपनी राइट इशू लेकर आई और कहती है कि भाई ऐसा है जिसके पास 5 शेयर हैं वो 2 और खरीद सकता है. ए पर्सन कैन सब्सक्राइब 2 shares if he is having 5 shares. So 2:5. किसी में 5 है वो 2 खरीदेगा, 10 है वो 4 खरीद सकता है. किसी में 1 लाख है तो 2/5 यानी 40,000 खरीद सकता है. Now this is right issue. बोलो. और कंपनी ने इसका इशू प्राइस रखा सपोज 20 रुपीज. देखो बोनस तो फ्री है तो शुरू से चला गया, और जो कैश में इशू हुआ वो जिस दिन कैश मिला उस दिन से काउंट हुआ. Am I right? Now what about this right issue थी? तो बेटा जी ये जो राइट इशू है ये तो राइट्स के बदले में होता है. मतलब जो एग्जिस्टिंग है उनको मिलता है, लेकिन फ्री नहीं है, पैसा ले रहे हैं बट कम ले रहे. मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू में निकालेंगे वो 25 रुपये, और कंपनी कहती है 2:5. ए पर्सन हैविंग 5 शेयर कैन सब्सक्राइब फॉर 2, लेकिन 25 रुपया नहीं मांग रहे हैं मुझसे, 20 रुपया मांग रहे हैं. तो अब देखो हमने इसको लेसर कंसिडरेशन में इशू किया. क्या करा? लेसर कंसिडरेशन. तो इसमें देखिए बोनस एलिमेंट हो गया और शेयर इशूड एट फेयर वैल्यू हो गया. सर देखो फेयर वैल्यू निकालना पड़ेगा. फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है सर? जो आपका पुराना शेयर है उसका मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू ले लो. सर इधर लिख लेता हूं फेयर वैल्यू. तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर्स प्लस प्रोसीड्स ऑफ राइट, प्रोसीड्स ऑफ राइट इशू divide by old number of share plus share issued in rights issue. ठीक है सर? क्या देखो 5 शेयर अगर किसी पे हैं तो वो 2 शेयर 20 रुपए में खरीद सकता है. करेक्ट? तो बेटा पुराने शेयर थे 5, उसकी वैल्यू थी 25. नए शेयर और इशू करे 2, उसकी वैल्यू है 20. डिवाइड बाई 5+2, तो अब 7 शेयर हो गए और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 25, 125. और बेटा 25 × 5 125 प्लस 20 और 2 40 डिवाइड बाई 7, इट इज 23.57. सर दिस इज फेयर वैल्यू.
ये पोस्ट राइट फेयर वैल्यू आ गई। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस कहते हैं, थ्योरेटिकल है एक्स राइट, राइट के बाद, और प्राइस है फेयर वैल्यू है। तो अभी देखो हमको कितना रुपया मिला, से 40। सर पैसा तो 40 ही मिलेगा। अब 40 रुपए का हम शेयर अगर फेयर वैल्यू पर इशू करते हैं तो 2 इशू नहीं होते सर। 40 रुपया डिवाइड बाई 23.57, तो जो नंबर ऑफ शेयर इशू होता बेटा वो कम होता, दैट इज 1.7। तो 0.3 शेयर बोनस एलिमेंट हो गया। देखो फिर समझ लो राइट इशू। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को हम देते हैं और लेसर प्राइस पे देते हैं। जो फेयर वैल्यू मार्केट में चल रहा है हम राइट उससे कम पर इशू होता है। तो इन अदर वर्ड्स दिस राइट इशू हैज सम बोनस एलिमेंट। इसमें बोनस भी है और इसमें कैश भी है, यही तो खेल है। अब मान लीजिए कैसे करना है, देखो जो राइट इशू में नंबर ऑफ शेयर इशू हुए वो ले लो, से 2। उसमें ये निकालो कि अगर फेयर वैल्यू पर इशू हुए होते तो कितना नंबर इशू होता। अगर फेयर वैल्यू पर शेयर इशू करते तो कितना नंबर इशू होता। सर 40 रुपए मिलते, मिले 20 इंटू 2 और डिवाइड बाई फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू का ये फार्मूला है, बता रहा हूं बेटा। 1.7 शेयर वुड हैव बीन इशूड इफ वी वुड हैव इशूड द शेयर एट फेयर वैल्यू, तो 1.7 शेयर इशू होता, पर 2 हो गए, सो 0.3 इज बोनस। बोनस का क्या करेंगे सर, फ्रॉम बिगिनिंग। और राइट इसका क्या करेंगे, फ्रॉम डेट ऑफ इशू। सर जो कैश के लिए इशू हुआ वो डेट ऑफ इशू से, और जो बोनस है वो शुरू से। तो राइट में जितने नंबर ऑफ शेयर इशू हुए पहले वो ले लो। राइट इशू में नंबर ऑफ शेयर इशू, अब उसमें आप ये देखो कि कितना शेयर इशू हुआ होता अगर फेयर वैल्यू पर करते हैं। तो जो नेट प्रोसीड्स है, नेट प्रोसीड्स मतलब जो पैसे मिले, डिवाइड बाई फेयर वैल्यू, ये वाली फार्मूले से, तो नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा दैट वुड हैव बीन इशूड एट फेयर वैल्यू। नाउ दिस माइनस दिस इज इक्वल टू योर बोनस एलिमेंट, दिस इज नंबर ऑफ शेयर इशूड विदाउट कंसिडरेशन। सो जो विदाउट कंसिडरेशन इशू हुआ भैया वो शुरू से लोगे, और जो फॉर कंसिडरेशन हुआ वो डेट ऑफ इशू से लोगे। 2 एलिमेंट करेंगे। आइए सर फेयर वैल्यू का फार्मूला है कि जो ओल्ड शेयर्स हैं उसकी पुरानी कीमत, 5 शेयर 25 रुपए के, जो नए शेयर हैं उससे कितने पैसे मिले, 2 into 20, so 5 into 25, 2 into 20, now we have 7 shares total, divide by 7, so ये आ जाएगा आपका, दिस इज थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू, इससे डिवाइड करेंगे यहाँ और राइट इशू दिस वे बच्चों हैंडल होगा। तो देखो लिख रहे हैं, आप पढ़ के देखो बेटा असाइनमेंट में क्या लिखा है, पढ़ लो एक बार। तो भैया वहां लिखा है दीज आर शेयर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट लेस देन मार्केट प्राइस। तो ये हमारा जो मार्केट प्राइस है उससे कम पे हमने इशू किया हुआ है। सर मार्केट प्राइस से कम ही तो कर रहे 25 का 20, सो देयर इज बोनस एलिमेंट, तो बोनस है उसमें। तो राइट शेयर को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, बोनस और बेटा इशूड फॉर कैश। थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालेंगे, उसका फार्मूला मैंने दे रखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सर कहते हैं कि 2009-10 में 25 लाख का प्रॉफिट था, 2010-11 में
हमारा प्रॉफिट 40 लाख हो गया, बहुत बढ़िया। राइट इशू से पहले शेयर्स 12 लाख थे, नंबर ऑफ ओल्ड शेयर्स लिख दो भाई, राइट से पहले 12 थे। फिर हम राइट इशू लेकर आए और हमने अपने शेयर होल्डर से कहा कि 143, यानी बेटा 4 लाख शेयर्स दे कैन सब्सक्राइब, 12 लाख पे 4, 143, और 22 रुपए में हमने इशू किया। लास्ट डेट 30 जून 2010 थी। फेयर वैल्यू प्रायर टू राइट 28 थी बेटा, और कह रहे बताओ बेसिक ईपीएस 9, 10 और 10, 11। लुक देखिए 2009-10 में 25 लाख का प्रॉफिट हुआ, राइट इशू जून 2010 में हुआ, इस ईयर में तो है ही नहीं। इसमें आफ्टर 3 मंथ्स, 1, 4, 10 से 3 महीने बाद में इशू। तो जब पिछले साल दैट इज 2009-10 में हमने बेसिक ईपीएस बताया होगा बेटा, तो 25 लाख शेयर, सॉरी प्रॉफिट 12 लाख शेयर, भाई था ही नहीं बोनस और राइट, तो वो तो इस साल हुआ। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जब पिछले साल हमने बैलेंस शीट बनाई होगी, हमने ऑडिट कराया होगा, तो हमने क्या फिगर्स रिपोर्ट करी, ये करेंगे। अब 2010-11 में जब हम करेंगे तो 10-11 का इस पे निकलेगा और इवन 9-10 का रीस्टेट होगा, इवन 9-10 का रीस्टेट रीकैलकुलेट होगा न्यू बेसिस पे, उसमें कुछ नई चीजें आएंगी। ओह ये तो सर है। आइए देखिए, अब जो राइट इशू हुआ बेटा वो हमारा हुआ 4 लाख का, 4 लाख शेयर हमने इशू किए और 22 रुपीज में, तो हमको 88 लाख रुपीज मिले। अब सबसे पहला काम करेंगे हम थ्योरेटिकल एक्स राइट फेयर वैल्यू निकालेंगे। कैसे? पुराने शेयर इंटू पुराना अमाउंट बेटा, 12 लाख इंटू 28 प्लस नए शेयर का इशू प्राइस 4 लाख इंटू 22। पुराने 12 लाख थे, 28 रुपए का एक था, मार्केट में तो ये बहुत चल रहा था। नया 4 लाख इशू करा 22 रुपए में, टोटल नंबर ऑफ शेयर बेटा 12 प्लस 4, तो थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आ जाएगा बेटा 12 लाख इंटू 28 प्लस 22 4 88 लैक्स डिवाइड बाई 16 लाख, सो 26.5। ओके सर ये क्लियर है? एक स्टेप एक्स राइट प्राइस। अब क्या करूंगा, अब निकालूंगा शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन। तो देखो 88 लैक्स मिले, अगर 26.5 में इशू किया होता तो कितना शेयर इशू होता सर? 332075, तो बाकी बोनस हो गया। शेयर इशू कितना हुआ? अरे सर 4 लाख इशू हो गए, जबकि अगर फेयर वैल्यू पर किए होते जो कि एक्स राइट है तो 332 इशू हुए होते। सर लेट मी से 332, सो 67925 ये बोनस हो गया। अब क्या करोगे सर? देखो अब जब 2010-11 में मैं ईपीएस निकालूंगा तो पहले मैं वेटेड एवरेज करूंगा। वेटेड एवरेज देखो समझो, जो 9-10 का है पिछले साल का सर 12 लाख था, हाँ फुल ईयर था, हाँ, और ये जो बोनस है ना बेटा ये शुरू से जाएगा। जो बोनस है वो बिल्कुल शुरू से मानेंगे, तो शुरू में कितने शेयर थे? 12,67,925। भाई ये ना स्टार्टिंग से गया, बोनस तो शुरू में ही जुड़ गया।
तो 2009-10 का रीस्टेट करें, 2009-10 का जब निकालेंगे तो ये वाला 25 लाख रहेगा, बट डिवाइड बाई 12 67, क्योंकि बोनस क्या करते हैं, अरे सर बोनस ना हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ले लेते हैं, उस दिन से ले लेते हैं जिस दिन कंपनी बनी थी, मतलब अर्लीस्ट पीरियड बेटा। ओके सर, अब 10-11 का निकालो वेटेड एवरेज, तो देखो ये 1267 925 तो 12 महीने रहेगा, बोलो हाँ सर, क्योंकि ये तो थे ही पुराने, ये बोनस एलिमेंट हो गया, बोनस को शुरू से मानते हैं तो ये पूरे 12 महीने हो गया शुरू से। और ये जो इशू हुआ ये फॉर कंसिडरेशन, तो बेटा इसकी डेट देखो सर जून, तो ये 9 मंथ आउटस्टैंडिंग था। सर ऐसे भी कर सकते, जोड़ के भी कर सकता हूं मैं कि ये 3 महीने रहा, ये 9 महीने रहा, ये जोड़कर बात वही आएगी। मैं बताता हूँ, 1267 925 इंटू 12, बेटा 1521510 और 332,075 इंटू 9 2988675 2988675 प्लस 15215,100, so 182,03,775 डिवाइड बाई 12, सो 15,16,981। सर डिवाइड तो 12 से ही होगा। अब आपको वैसे नया फार्मूला कर दिया आज आपने, हैं बेटा देखो कल क्या बताया था, हमारे ये शेयर शुरू में थे, हम ये मानेंगे कि ये फ्रॉम दी फर्स्ट डे बोनस, तो ये स्टार्टिंग में हो गया, तो ये 3 महीने रहे, अप्रैल मई जून। अब हमने ये भी इशू कर दिए, तो अब शेयर हो गया बेटा 16 लाख, ये 9 महीने रहा, कल ये ऐसे मेथड से बताया था, आज जरा सा बदल दिया, ये पूरे साल रहे, ये 9 महीने रहे। बात बेटा वेटेड एवरेज वही आएगा, ये तो सिंपल मैथ्स है ना। सो 38,03,775 और 16 इंटू 9 14450 प्लस 38,03,775, सो 18 20 37 75 बेटा सेम है, डिवाइड बाई 12, तो वेटेड एवरेज यही आता। ऐसे कर लो जैसे कल बताया था पिछले वीडियो में, ये आज बता दिया, दोनों सेम है, जो अच्छा लगे। बेटा अब 10-11 का ईपीएस तो निकाल लो। सर देखो प्रॉफिट 40 और नंबर ऑफ शेयर ये वाला लेना 1516981, सो 40 1516981 2.64, तो ये करंट ईयर का हो गया, ये पिछला रीस्टेट हो गया। क्या करा है सर, देखो बेटा राइट इशू को स्प्लिट करना है, तो पहले देखो 4 लाख शेयर इशू हुए, 2288 लाख मिले, इसके बाद थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस निकालो, तो पुराने नंबर ऑफ शेयर 12 लाख इंटू पुरानी फेयर वैल्यू 28, इशू जो किया 4 लाख, कितने में गया 22, डिवाइड बाई 16 लाख, नाउ वी हैव टोटल 16 लाख शेयर्स, 12/4 एक्स राइट प्राइस आ गया। शेयर इशूड 88 लाख मिले, डिवाइड बाई एक्स राइट, तो अगर इस अमाउंट पर इशू करता मैं तो मेरे 3,32,000 शेयर इशू होते। बेटा इतना बोल लो ना, तो 332 इशू करता, बट इशू कितने कर दिए 4 लाख, सो रिमेनिंग फ्री में गए। ये वाला शुरू से चला गया, तो लास्ट ईयर का नंबर भी बढ़ गया, पूरे साल ही बढ़ गया, इस साल भी ओपनिंग ये हो गया, और जो नया इशू किया वो 9 मंथ। वेटेड एवरेज ऐसे कर लो कि ये शेयर 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहे, ये 9 रहे, या ऐसे कर लो ये शेयर 3 महीने रहे प्लस होके 16 हो गए, वो 9 रहे। सर सेम आ रहा है, वेटेड एवरेज आ गया बेटा, बस पिछले साल का रीस्टेट करो, इस साल का नए पे निकालो, हो गया राइट इशू। चलिए, तो ये था क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आप कर लोगे। अगली स्टोरी है डाइल्यूटेड ईपीएस।
तो सर आई थिंक इसको एक और वीडियो में करते हैं, अभी ये भी क्वाइट हैवी हो गया, तो आप पहले इतना निपटाओ, डाइल्यूटेड नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो फिलहाल इतना ही, अगली बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट में। धन्यवाद, टाटा बाय बाय।